नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इन दिनों कश्मीर को लेकर फिर उथल पुथल है। कश्मीर में जिला विकास परिषदों के चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है। 28 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक जो है मतदान होगा और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कश्मीर में ये शुरुआत है। कश्मीर में अभी जो स्थिति है उसको देखकर कई लोगों को आशंका हो रही है कि क्या ये सचमुच लोकतंत्र की जो बात की जा रही है वो कश्मीर में इसके साथ वापस हो पाएगी। ऐसे कई मुद्दे हैं, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे खास तौर पे हैं, वहां के लोगों के स्वाभिमान के मुद्दे हैं, जिनके बगैर कि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मुश्किल लगती है। ये किस तरह से संभव होगा, क्या रास्ता है? सरकार कह रही है कि जिला विकास परिषद जब बन जाएंगे तो उसके बाद कश्मीर का तेजी से विकास होगा। कितना विकास हो पाएगा, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है शैलेंद्र यादव जी को। नमस्कार शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। शैलेंद्र जी जो हैं वो जुडिशियल मेंबर थे पहले इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और इसके अलावा उनमें उनको कई और तरह से इस विषय की, कश्मीर की बहुत अच्छी समझ है। एक तो ये है कि वो काफी समय तक जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े रहे थे। जाहिर सी बात है कि उनको एक मुस्लिम साइकी जो है उसकी समझ है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने लाइफ साइंसेज में एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही जो है वो एमएससी किया, तो वो भी एक तरह से उनको वहाँ के कश्मीर के पर्यावरण को समझने में और कश्मीर की स्थितियों को समझने में मददगार है। और इसके अलावा चूंकि कानून के जानकार हैं, इसलिए विभिन्न राज्यों में जो जमीन को लेकर समस्याएं हैं उसकी अच्छी समझ रखते हैं। तो शैलेंद्र जी से हम सीधे बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन बातचीत से पहले दर्शकों में आपसे एक अनुरोध कर दूं कि इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा। उस बटन को अगर आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सत्यहिंदी.com से और बेहतर ढंग से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक बहुत साफ बात है कि एक ईमानदार पत्रकारिता और ऐसी पत्रकारिता जिसमें किसी बड़े घराने की मदद नहीं हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं हो, करना चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर इसमें आप सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए कि सत्यहिंदी.com से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। शरण जी, पहला सवाल बहुत सीधा सीधा। अभी जम्मू और कश्मीर में जो है ये कहा जा रहा है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए जो मोदी जी की सरकार है वो जिला विकास परिषद का चुनाव करवा रही है। ये नए जो कानून बने हैं उसके बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जिला विकास परिषद अगर बन जाएंगे तो उससे कश्मीर का विकास जो है वो शुरू हो जाएगा? शैलेश जी, पहले मैं बताऊं, मेरा लाइफ साइंस का इससे कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी रहने का मुझे तजुर्बा है मुस्लिम साइकी की, जिसमें इस जो समस्या है उसका रोल है। अब ये बात है सवाल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य बात है, और इसमें सब पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, ये उससे भी अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये गवर्नमेंट की जीत है, ये पब्लिक की जीत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्शन फेयर होंगे और फ्री एंड फेयर होंगे, और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और नई बॉडी बन के आएंगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो हमारा सेटअप है कांग्रेस का, वो आगे हम एक्सलेट कर सकते हैं। ये जो आपने कहा कि ये इससे मुझे लगता है कि आप भी सहमत है कि इससे विकास होगा, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2018 में मोदी जी की सरकार जो थी उसी ने पंचायतों का चुनाव कराया था। स्थिति वहां ये हो गई थी कि करीब करीब जो है 60% पंच और सरपंच की जो सीटें हैं वो आज भी खाली पड़ी हुई है, कैंडिडेट नहीं आए, उम्मीदवार नहीं आए। बीजेपी जो है वो वहां एक संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद जो है वहां मतदान जो है उस तरह से हुए नहीं। तो अगर ये नाम के लिए चुनाव हो भी जाता है तो उससे विकास कैसे हो पाएगा? चलिए, ये स्थिति बदलती रहती है। अब सब कुछ परेशानी होने के बावजूद चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, और
वहाँ के गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सिन्हा साहब, और चीफ सेक्रेटरी बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। वो इस चीजों को अच्छी दिशा पे ले जाएंगे और सेंट्रल और स्टेट का अच्छा तालमेल, यूनियन टेरिटरी का अच्छा तालमेल रहेगा, प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस इसकी प्रोग्रेस से पहले हमें ये समझना चाहिए कि समस्या क्यों है। इस समस्या की जड़ पाकिस्तान के बनने में है। पाकिस्तान क्यों बना? बड़ी गलत धारणा है कि पाकिस्तान जिन्ना साहब ने या नेहरू जी ने बनाया। ये जो पाकिस्तान बना है वो यूरोपियन कंट्री, यूके और अमेरिका की एक साजिश थी। उन्हें डर था कि रशिया में कम्युनिज्म है, चाइना में कम्युनिज्म है, और इंडिया में भी नेहरू जी सोशलिज्म की तरफ सोचते हैं। इसलिए हमें एक ऐसा बीच में रास्ता रोकना चाहिए, एक दीवार बनानी चाहिए जिससे कि कम्युनिज्म रशिया का इंडिया में ना आ सके। उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखा और समझा। उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पहले बन गया वहाँ। अगर मुस्लिम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमानों के हिसाब से नहीं बना है, ये उनकी सहूलियत के लिए बना है। अगर मुस्लिम के हिसाब से होता तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो यूपी में और बिहार में जाते हैं, वहां बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ बना। यहाँ इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। यहाँ के जो बलूच हैं और वो लोग हैं वो इनके साथ भी नहीं थे, वो कांग्रेस को वोट देते थे। तो ये जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि कम्युनिज्म ना आ सके, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इंडिया उनके जाने के बाद उसे प्रोग्रेस करना ही था। तो उस प्रोग्रेस से अगर हमारा पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान एक होता तो हम सेंट्रल एशिया में बहुत अच्छा बिजनेस करते थ्रू लैंड। और जब बिजनेस करते, जैसे मीट एक्सपोर्ट करने का है, कपड़े का है, फ्रूट प्रोडक्ट्स का है, नाच एग्रो एग्रो प्रोडक्ट्स का है, तो हम बड़े आराम से कर सकते थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत जरूरत है इस चीज की। और अच्छी चीजें हम रशिया की कंट्री में भी ले जा सकते थे, यूरोप में भी ले जा सकते थे, फिर और रोड से, रास्ते से जा सकते थे। तो ये पाकिस्तान बनने से ना मुसलमान को फायदा हुआ, ना हिंदू को फायदा हुआ, ना पाकिस्तान को फायदा हुआ, ना इंडिया को फायदा हुआ। इससे दोनों को नुकसान हुआ। दोनों ने इतनी लड़ाई लड़ी है। लेकिन दोनों देखिए हम देखिए ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। पाकिस्तान बन गया वो एक हकीकत है और वो बरकरार रहेगा। बांग्लादेश बन गया वो एक हकीकत है और उसको बरकरार रहना है। फिलहाल हम ये भी नहीं सोच सकते कि कम से कम यूरोप वाली स्थिति आ जाए तुरंत, बहुत जल्दी, जिसमें कि आज एक यूरोपीय संघ बन गया और उन्होंने एक समय में तो करेंसी भी एक कर ली। हालांकि अब ब्रिटेन उससे अलग हो रहा है, लेकिन एक जो यूरो करेंसी आ गई, सब पूरे यूरोप में एक होने लगा। तो जो यूरोप आपस में लड़ता रहता था वो यूरोप जो है, यूरोपीय संघ के जरिए जो है वो लगभग एक हो गया। वहां एक दूसरे देशों में आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। तो नौकरी भी कर रहे थे, ब्रिटेन में उसका विरोध हुआ, ब्रिटेन उससे अलग हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति हम देखते हैं अभी भारत में, तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई वो स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही है। मेरा सवाल यह है कि जब तक एक राजनीतिक हल नहीं ढूंढ लिया जाता तब तक आप चाहे जितना चुनाव करा लो, होगा क्या? अभी आप देखिए कि नफरत की स्थिति क्या है। आप 7 पार्टियां जो जिनको कि करीब 1 सवा साल से उनके नेताओं को जेल में बंद रखा गया था, उनकी एक्टिविटीज को खत्म कर दी गई है 5 अगस्त 2019 के बाद से ही। वो 7 पार्टियां एक साथ बैठी और एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिल करके ये जो जिला विकास परिषद है उसका चुनाव करेंगे। अब उसके बाद खुद बीजेपी ने कहना शुरू किया कि ये गुपकार गैंग है, ऐसे जैसे कि कोई वो ऐसे अनैतिक काम करने जा रहे हैं। राजनीति में अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव के लिए सामने आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में उनका विश्वास मौजूद है। तो इस तरह के राजनीतिक माहौल में क्या चुनाव से विकास जो है आना संभव हो पाएगा? शैलेश जी, डेमोक्रेसी में ही प्रोग्रेस निहित है। जहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, लोग बॉडी चुनी जाएंगी, लोग काम करेंगे, उनको पावर होंगी तो काम होगा और प्रोग्रेस होगी। ये कुछ फेज होता है जिसमें ये परेशानी आती है। मैं एटा मैनपुरी में रहा हूँ, वहाँ एक बार लोगों को मार दिया जाता था, डकैत कह के कहा जाता था, बदमाश है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उसके लिए बड़ी मेहनत करी और एक लीडरशिप पैदा की और फिर पावर में आए और वहाँ की प्रोग्रेस भी करी। और वहाँ तो मेन स्ट्रीम में ही रहे और वो डेमोक्रेसी में ही उन्होंने रास्ता ढूंढा
और बहुत बड़ी प्रोग्रेस की। जो एटा मैनपुरी इटावा के इलाके की प्रोग्रेस है वो किसी देश के किसी हिस्से से भी अच्छी है। जिसके लिए मुलायम सिंह ने बहुत योगदान दिया, बहुत मेहनत की और लोगों ने रेस्पॉन्ड किया। तो नई लीडरशिप आएगी इलेक्शन के बाद, यंग लीडरशिप आएगी तो नई सोच होगी और नई प्रोग्रेस होगी। आपने कहा प्रोग्रेस होगी, लेकिन मेरे सामने देखिए एक दोनों चीजें नहीं चल सकती। एक जो बीजेपी जो कि एक नफरत की राजनीति चलाना चाहती है, कम से कम ये कि हिंदुत्व की राजनीति चलाना चाहती है। अब आपके सामने मैं एक आंकड़ा रखता हूं कि जो जम्मू और कश्मीर जो अभी दो हिस्से बचे हुए हैं, उनमें कश्मीर घाटी जिसको कहते हैं, कश्मीर के घाटी के 10 जिले हैं और 10 के 10 में मुस्लिम जो है वो बहुमत में है। और जम्मू में के जो 10 जिले हैं उनमें से 6 में मुस्लिम बहुमत में है और 4 में हिंदू बहुमत में है। तो अगर आप मुस्लिम साइकी को समझेंगे नहीं, अगर वो आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे और उनका भरोसा जीतेंगे नहीं, तो आप कैसे राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हुआ था कि कश्मीर के लोगों ने उन पर भरोसा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो कभी नफरत की बात नहीं करते थे, हमेशा उन्होंने कश्मीरियत की बात की, जमहूरियत की बात की, तो उसके साथ विकास को जोड़ा। अभी जब केंद्र में बैठे हुए प्रमुख नेता वो एक जहर उगल रहे हैं, एक धार्मिक भावना के साथ चल रहे हैं, तो अगर आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़ा दिल नहीं है, तो कैसे आप इसको विकास के एजेंडा को आगे बढ़ा पाएंगे और कैसे आप लोकतंत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। शैलेश जी, देखिए हालात बदलते रहते हैं और बीजेपी नेशनल आउटलुक है, कहीं कहीं छोटी छोटी समस्या होती है, वो बुरी बात है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन हमें प्रोग्रेस करने के लिए हमें जब रास्ता बनाने लगेंगे कि ये प्रोग्रेस हो सकती है, ये प्रोग्रेस हो सकती है, तो पूरा यूथ जो अभी फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, भटका हुआ है, वो इसके प्रोग्रेसिव वे में आ जाएगा। ये आपका कहना सही है कि बाहर का कोई भी बिजनेसमैन जहाँ पीस नहीं होती वो नहीं आएगा, लेकिन वहां का आदमी प्रोग्रेस कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? यहाँ पे मेन टूरिज्म है, टूरिज्म को बढ़ाया जाए। टूरिज्म बढ़ने से बहुत चीजें बढ़ती हैं। अब हुआ क्या है कि पिछले 30 साल से कश्मीर का टूरिज्म खत्म हो गया है। टूरिज्म खत्म होने का मतलब लाखों रुपए रोज का नुकसान हो रहा है उन लोगों को। ये नुकसान बीजेपी को या इंडिया के और किसी पोर्शन को नहीं हो रहा है, हमारे इंडिया को हो रहा है नुकसान और कश्मीर को भी हो रहा है। हमारे हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जबकि टूरिज्म के लिए सबसे सुंदर जगह कश्मीर है। कश्मीर के लोग परेशान है और वो है, तो टूरिज्म बढ़ाया जाए, उसके लिए यूथ को मोटिवेट किया जाए और विकास के जो भी उसके लिए इंसेंटिव है वो दिए जाए। जो होटल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए पैसे दिए जाएं, उनके चलाने के लिए पैसे दिए जाएं। जब होटल इंडस्ट्री चलती है तो होटल इंडस्ट्री चलने से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी चलती है, ट्रांसपोर्ट भी चलता है, वहाँ के एग्रो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बिकते हैं, कारपेट भी बिकते हैं, उनके वुलन चीजें भी बिकती हैं। तो एक पूरा वो आ जाता है मोमेंटम। और कश्मीर में तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ की समस्या हल करने के लिए जब हम ये जो लोग कश्मीर की बात करते हैं तो उस वक्त हमें ये भी करना चाहिए कि जो पंडित वहां से निकाल दिए गए हैं उनको भी इज्जत के साथ वहां रिहेबिलिटेट करने की सोची जाए। जब हम कश्मीर की समस्या की बात करते हैं तो जो पंडित वहां निकाले गए हैं, जो बेचारे ज्यादातर टीचर ही थे और पढ़ाते थे लिखाते थे, और उनको निकाल दिया गया रातों रात। तो ये तो बड़ी समस्या, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब कश्मीर की बात करते हैं तो पंडित की बात भी करनी चाहिए और उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए वहाँ इज्जत के साथ। और अगर कोई प्रेशर में कोई सेल डीड कराई गई है वो कैंसिल भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट प्रेशर में नहीं होता। तो औने पौने दाम लिखा ली गई है वो भी उनको रिस्टोर करनी चाहिए। उस तरफ भी काम करना चाहिए, प्रोग्रेस का भी काम करना चाहिए। और लेट कश्मीर टू प्रोग्रेस। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाहर से लोग आ जाएंगे कब्जा कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। एग्रीकल्चर लैंड उनका एक्सक्लूसिव राइट है और पूरे देश में कहीं भी, जैसे मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ अभी, तो महाराष्ट्र में जो ट्राइब दो तरह की एग्रीकल्चर लैंड है, एक ट्राइबल है, एक नॉन ट्राइबल। तो जो ट्राइबल की लैंड्स को नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकते और जो दूसरी एग्रीकल्चर लैंड है उसको सिर्फ किसान ही खरीद सकते हैं। अब अगर कोई प्रोग्रेस का एजेंडा आता है तो उसमें लैंड यूज चेंज होता है।
तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है तो वो एनए हो जाता है, नॉन एग्रीकल्चर यूज। तो अगर वही लोग अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, या शिप और मीट की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, या डेयरी की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां दूध काफी है, तो लैंड यूज चेंज होता है तो होने दीजिए, उन्हीं के लिए हो रहा है, उन्हीं के लिए प्रोग्रेस होगी। देखिए, ये तो बात सही है, लैंड यूज चेंज होना चाहिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, धारा 370 को हटाया इन्होंने, उसमें जो विशेष प्रोविजन थे कि गैर कश्मीरी जो है वहां आके बस नहीं सकते, वो सारी चीजें खत्म की। लोगों ने उसका विरोध किया। अब ये कहते हैं कि विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक तरह का मूक विरोध है। महीनों महीनों तक दुकानें बंद रहती हैं, लोग खुद दुकानें नहीं खोलते हैं, एक आतंक और डर का माहौल है। और इसी तरह से जो है उसके बाद 12 जमीन से रिलेटेड कानून है, उसको सरकार ने अभी थोड़े दिनों पहले बदल दिया। वहाँ के जो नेता, ये 7 पार्टियां, यही प्रमुख पार्टियां हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, उसके अलावा उससे छोटी पार्टियां भी है। तो अगर हम राजनीतिक हस्तक्षेप के हिसाब से देखें तो भले ही बीजेपी जो है आजकल बहुत सीटें जीतने लगी है, पर बीजेपी की कोई जमीन, कोई बहुत बड़ा आधार वहां नहीं है। अब वहां की जो आबादी है उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो करीब जो है कश्मीर में 2011 के जनगणना को हम ले तो 1.64, मतलब 1,64,000 लोग बाहरी थे, और बाकी तो सब वहां के ही हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी है, करीब 68% वहां जो है मुसलमान है, 28% के करीब हिंदू हैं। तो जब तक आप लोकल लोगों को साथ लेकर और उनके इनिशिएटिव को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि हम कुछ सिंबॉलिक इलेक्शंस होंगे तो जो है वो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। चलिए, जैसे मैंने पहले कहा, जब नई लीडरशिप, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होंगे, नई लीडरशिप आएगी, नई सोच होगी, नई प्रोग्रेस होनी है। जो मैं आपको एक चीज बता दूं, जम्मू कश्मीर के लैंड लॉज, जो लैंड रिफॉर्म हुए हैं, वो इंडिया के हर स्टेट से बहुत आगे की सोच के हुए और बहुत अच्छे हुए हैं। और अब पहले बहुत उसमें विकृतियां थी, वो सब निकाल दी गई हैं, और जमीनों को क्षेत्र के में बांटा हुआ उन्होंने, बड़ी अच्छी चीज है। मैदान है, बंजर है, गैर मुमकिन है, आबादी है, कचारी है और खाली है, ये सब जमीन बटी हुई है। उसको लैंड यूज जैसे कोई चेंज होना है तो होना है। जैसे मोदी जी थे, तो मोदी जी और फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये अमूल का प्रोजेक्ट लगाने की वहां सोची, क्योंकि 15 लाख गुजर है, बहुत अच्छा दूध पैदा करते हैं, तो वो इंडस्ट्री लगाने की एक्सप्लोर की। अगर वो किसी वजह से हमारे सामने एक केस आया था जिसमें हमें देखना पड़ा ये चीज, तो हमने कहा भाई क्यों नहीं बनी है। बोले साहब उसको वो आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि मैं इनकम टैक्स के हिसाब तैयार करने का आया हूँ, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। तो मैंने पूछा उनसे, तो वो नहीं हो पाया। तो मोदी साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त, जो दोनों चीफ मिनिस्टर थे अलग अलग स्टेट में, बड़ी अच्छी कोशिश की थी। वो आज भी हो सकता है। अगर डेयरी इंडस्ट्री हो जाए तो वहाँ गुजर के लोगों को बहुत कम कीमत पे दूध बेचना पड़ता है, घी बनाने की समस्या है, वो घूमते रहते हैं, सर्दियों में कहीं रहते हैं, गर्मियों में कहीं रहते हैं। लेकिन प्लांट अगर लग जाता है तो वहाँ दूध भी बिकेगा, घी भी बनेगा, और उसमें मिठाई भी बनेगी, खोया भी बनेगा। और जो आर्मी के लिए हम मैदानों से दूध ले जाते हैं, वहीं से वहीं सप्लाई होगा। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। वहाँ की एग्रो इंडस्ट्रीज से हम सब्जी लें, फल लें, उनको प्रोसेस करें, अपनी आर्मी को दें, तो हमारे हमें हमें फायदा, उन्हें फायदा है। मेरा जब कहना ये है एक कि ये विकास का सब चक्र चलेगा तो प्रोग्रेस होनी है। नहीं, मेरा कहना ये है कि ये सब तो, इसकी तो छूट है। आज वहां पर करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया, 2017 से ही जो है वो राष्ट्रपति शासन है, यानी केंद्र सरकार में है। और अगर वो चाहते हैं कि वहां पर ये सब चीजें लगाई जाए तो इस पर कोई रोक नहीं। ये बात सही है कि वहां बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ी है, और इसके चलते लोकल आतंकवादी पैदा होने लगे हैं। नौजवानों के पास काम नहीं है, वो वहां से, बाहर से उनको पैसे आ जाते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो एक तरह का जो है रोमांटिसिज्म में आतंकवादी बन जाते हैं। जो पहले हमारे यहाँ समस्या नहीं थी कश्मीर में, पहले जो है वो पाकिस्तान अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ट्रेंड करके भेजता था। अब इधर 1-1.5 साल से ये ट्रेंड दिख रहा है कि लोकल यूथ जो है वो भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये तो ज्यादा बड़ा खतरा है। और रही बात विकास की, डेयरी उद्योग लगाने की,
जो वहाँ ऑलरेडी जो सेव का और दूसरा सारा जो सारी चीजें जो वहाँ ऑलरेडी है उनके बेहतर मार्केटिंग की, तो उस पर रोक कहाँ है? शैलेश जी, आप सही कह रहे हैं कि ये जो भटके हुए युवक हैं इनको अगर रास्ता दिखाया जाए तो ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और काम करेंगे। इसका तरीका ये है, वहाँ अगर सपोज वहाँ डेयरी के लोग हैं, दूध लाते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ दूध उसी दिन खरीद के उसी दिन पैसा दे दिया जाए। केसर लाते हैं, उसी दिन केसर लाए उसी दिन पैसा दे दिया जाए। कारपेट इंडस्ट्री है, इंश्योर किया जाए कि मिनिमम कॉस्ट उनको मिलेगी और दिल्ली हाट या कहीं भी जो उनको बिकने का फ्रीडम होगी। और मीट के प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लगते हैं तो उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि आर्मी के लिए मीट वहीं से सप्लाई होगा। तो जब वो इस प्रोडक्टिव वर्क में लग जाएंगे तो वो ये हथियार उठाने की बात नहीं करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुलायम सिंह जी ने जब डकैतों की प्रॉब्लम थी, बदमाश कह के मार देते थे, झूठे सच्चे एनकाउंटर करते थे, मुलायम सिंह जी ने क्या किया कि वहां पे बहुत बड़ा ऊसर था, लाखों किलोमीटर का, लाखों एकड़ का। तो उन्होंने क्या किया, जिप्सम पट्टे दे दिए और जिप्सम पायरेट दे दिया। जिप्सम पायरेट दे दिया तो उनकी खेती हरियाली हो गई। जहाँ ऊसर था, वेस्टलैंड थी, वो प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो गई। तो जो बदमाशी की सोचेगा ही नहीं जब आदमी को शराफत से काम मिल रहा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी खुशहाली ला दी है। ऐसे ही कश्मीर के बच्चे लाएंगे खुशहाली, लेकिन आप उन्हें मौका भी नहीं देंगे। उन्हें कहते रहेंगे आतंकवादी हैं, उन्हें कहते हैं पाकिस्तानी है, तो वो तो नहीं चलेगा। उनको विश्वास देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। और कश्मीर के मुस्लिम्स को, ब्राह्मण को भी इज्जत देना पड़ेगा। जब वो उम्मीद करते हैं कि हमें इज्जत से ट्रीट किया जाए, तो उन्हें अपने कश्मीरी ब्राह्मणों को भी इज्जत से ट्रीट करना पड़ेगा, उन्हें रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। वो उनके लिए एसेट होंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। वहाँ पे अच्छे स्कूल लगाए जाएं, यूनिवर्सिटी बढ़ाई जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए वहाँ पे, और इस परचेज के सब सेंटर खरीदे जाए। जैसे उसी दिन सामान लाए, जैसे अंगूर अबुल है, अंगूर अबुल के आप दे दीजिए छोटे बच्चे, और उनसे जब भूल आए तो उसी दिन पैसे दे दीजिए। तो वो जो भी लोग बच्चे जो इस काम में लगे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। और इनको ये भी देखिए, इसमें एक और चीज करनी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है। डिजिटलाइजेशन क्राइम जो हो रहा है, पोलराइजेशन, यूट्यूब पे जाइए, अगर आप एक चीज को सोचते हैं तो उस चीज की 100 चीजें आपकी तरफ फेंक देंगे वो, तो आदमी की सोच फिर उधर बढ़ती चली जाती है। ये बहुत साइकोलॉजिकली डिजिटल वर्ल्ड में यूट्यूब पे जो प्रोग्राम्स हैं वो एक ही तरफ को फेंकते रहते हैं। होना ये चाहिए कि जब कोई चीज हिंदू की बात करता है तो मुस्लिम्स भी अच्छे हैं, मुस्लिम्स ने भी प्रोटेक्शन दी है, हिंदुओं ने प्रोटेक्शन दी है, अच्छी बात को सामने लाओ। नफरत की चीज को एकदम बढ़ाते मत चले जाओ। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर में रविशंकर जी को, कि ये जो हमारे इनकी बागडोर जो बाहर है, एक पोलराइजेशन कर देते हैं। जैसे अगर कोई मुस्लिम कोई चीज ढूंढ रहा है या हिंदू कोई चीज हिंदू अपने मतलब ढूंढ रहा है, तो उनको 100 चीजें और मिल जाएंगी नफरत जुड़ी हुई। तो नफरत का माहौल और बढ़ जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने से क्या होता है, समाज बढ़ता चला जाता है और वो बड़ा लॉस हो जाता है। पहले र्यूमर फैलाते थे, अब र्यूमर फैलाने की जरूरत ही नहीं है। वो एक चीज मांगो 100 फेंक देते हैं। तो ये चीज को चेक करना पड़ेगा कि नफरत की चीज, उसी तरह की चीज, उसी तरह का बढ़ावा, उसी तरह साइकोलॉजिकल मोल्ड करना रोकना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जिसके बाहर से कंट्रोल होता है, वो जानबूझ के ये बदमाशी करते हैं। हमारे ये जाहिर सी बात है शरद जी, हमने बहुत महत्वपूर्ण बात की, हमारे पास समय की कमी है और समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूं कि पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी राजनीतिक हल या पहले विकास, कैसे होगा? ये समस्या ये है। दोनों साथ साथ होंगे, दोनों साथ साथ होंगे। जब विकास के लिए जब बच्चों को खड़ा कर दिया जाएगा, तो हथियार उठाए बच्चे बेवकूफ खड़े हुए हैं, उन्हें देखेंगे कि एक बच्चा जिसको प्रोग्रेस हो रही है वो अपना दूध ले जाता है, बिकता है, उसका केसर है उस दिन हाथों हाथ पैसे मिल जाते हैं, उसका कारपेट है उसी दिन बिक जाता है और पैसे मिल जाते हैं। तो वो कहेगा यार मैं भी खुशहाल हो जाता हूँ, क्योंकि ये हथियार देते हैं आतंकवादियों को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं बेकार लोग, लेकिन ये खाने पीने की बात नहीं करते, उनकी सिक्योरिटी की बात नहीं करते। जब उन्हें, जैसे डिजिटलाइजेशन में दिखा रहा हूँ, कि बता रहा हूँ कि मुस्लिम्स के साथ ये बुरा हो रहा है, तो वहां ये भी दिखाना चाहिए कि जो आतंकवादी बच्चे मर गए हैं उनकी फैमिली किस तरह से परेशानी में है, किस बुरे हालात, वो भी उनके साथ साथ दिखाना चाहिए।
जब उनके साथ ये दिखाना पड़ेगा डिजिटल और व्हाट्सएप से कि देखो ये जिन्होंने आतंकवाद किया, भूखे मर रही है उनके परिवार, उनकी माँ रो रही है, उनके बाप रो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी वाइफ घर नहीं चला पा रही, तब वो सोचेंगे। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन में पोलराइजेशन को रोका जाए। जहां ये चीज आती है कि भाई ये बात है, तो ये भी बात आनी चाहिए जिसने आतंकवाद किया उसको कुछ नहीं मिला, जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने उनकी मिनिमम सिक्योरिटी कुछ नहीं करी, तो उन्होंने सिर्फ उनको इस्तेमाल किया और फेंक दिया और कई बार मार दिया। अल्टीमेटली आतंकवादी का, नक्सलाइट का, डकैत का एंड जो अनरेस्ट से ये बनते हैं सब चीजें, इकोनॉमिक अनरेस्ट से बनते हैं, और एंड इनका डेथ में ही होता है, इज्जत की जिंदगी नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि सर्दी के टाइम में हथियार लेके घूमता रहे। अगर उसे इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में उसे रास्ता मिल रहा है, उसे प्रोग्रेस मिल रही है, और उसे दिखेगा कि ये देखो ये हो रहा है, बिना दिखाए हुए, बिना प्रोग्रेस करे हुए नहीं होगा। बीजेपी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बात है कि कोई भी पार्टी जीते, ये देश की जीत है, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये सेंटर की जीत है, ये जनता की जीत है। और जब डेमोक्रेसी आएगी तो प्रोग्रेस के रास्ते अपने आप खुलेंगे, और कोई परेशानी आएगी उसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास। चलन जी, मैं यहीं रुकूंगा, हमारा समय खत्म हो गया है। और बहुत उम्मीद की बातें आपने की है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि राजनीतिक हल की प्रक्रिया और विकास दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र की सरकार है इस पर ध्यान देगी, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि 5 अगस्त के बाद से तो वहाँ सब कुछ केंद्र के हाथ में है। आपने यूनियन टेरिटरी भी बना दिया, और उसके बाद भी जो जिस रफ्तार से विकास की तरफ काम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अच्छी बात ये हुई है कि जिला विकास परिषदों के चुनाव में बहुत समय के बाद जो वहाँ की महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो भाग ले रही हैं, और मिलकर के भाग ले रही हैं, और इससे ये लग रहा है कि एक राजनीतिक हल जो है उसका निकलने का रास्ता जो है यहाँ से खुल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शैलन जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उसे दबा कर देखें, और हम बताएंगे आपको कि सत्यहिंदी.com से आप और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि न तो हम गोदी मीडिया की श्रेणी में है, यानी हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, इसके साथ साथ हम किसी कॉर्पोरेट के फंडिंग से भी नहीं चलते हैं। हमें हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनकी ही मदद से चलना पड़ता है। तो आज के इस कठिन समय में आप जितना ज्यादा हमारा सहयोग करेंगे उतना ही बेहतर हम कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।